द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनीश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, अमेरिका के अंदर आज दो बातें करते हैं इस पर। एक तो ट्रंप साहब के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। वो चर्चा भी बहुत लाभदायक है, एक बहुत बड़ी मार्गदर्शक है वो चर्चा। और दूसरा, भारत के हम एक ऐसी कंपनी पर चर्चा करेंगे जो आने वाले 2 सालों में अपने सेक्टर की आज की तारीख में सबसे बड़ी कंपनी है और आने वाले 2 सालों में जबरदस्त धन वर्षा करेगी ये कंपनी। उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आप देखिए, अगर आपको पसंद हो तो देखिए। और इतना सा मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप मेरा पूरा वीडियो देखें, जब भी कुछ समझ में आएगा, अन्यथा कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अब दूसरी बात करते हैं। और सब्सक्राइब भी कर दिया करें, आपको मतलब पसंद हो तो करें, ना पसंद हो मत करिए। खैर, इतनी मेहनत से मैं करता हूं, आप लोगों को इतनी बड़ी गाइडेंस देता हूं, शायद इतना स्पष्ट और इतना डिटेल में और इतना अच्छी तरीके से मेरे ख्याल से तो कोई भी चैनल, क्योंकि मैंने भी बहुत सुने हैं वीडियो, नहीं करता हूं। खैर, चलते हैं। आज का समाचार ये है ट्रंप साहब के बारे में कि ट्रंप साहब ने जेरम पावेल, जो फेड बैंक के चेयरमैन है, उनको हटाने के बारे में इनकार कर दिया कि मेरा कोई इरादा ना है ना था। मैंने बात कही नहीं, वो कह रहे हैं। मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि ब्याज घटाने का ये एडिक्वेट टाइम है। तो चलो, ये तो बात ये इसके कारण जो अस्थिरता आ गई थी पिछले 3-4 दिनों में, जो मंदी आई, गिरावट आई अमेरिकी बाजार में और इंडियन IT सेक्टर में जो गिरावट आई, उसका कारण यही था। बताया जा रहा था ये बाजार कोई न कोई कारण जोड़ देता है गिरावट के साथ। दूसरी बात यह है कि ट्रंप साहब ने यह भी अब मान लिया है कि ये जो चाइना पर उन्होंने 145% का टैरिफ लगाया है, वो टैरिफ भी बहुत ज्यादा, इसको कम करना पड़ेगा। उन्होंने हर हथियार आजमा के देख लिया कि चाइना को कैसे दबाया जाए, चाइना कैसे सरेंडर हो। चाइना हिला ही नहीं, मैं आपसे बता रहा हूं। और उसका कारण ये था कि चाइना को मालूम था कि ट्रंप साहब जाएंगे कहां, आखिरकार अमेरिका करेगा क्या। माल लेना है तो मैं ही दे सकता हूं माल। तो इतना बड़ा $460 बिलियन का माल किसी भी देश के पास इतनी बड़ी इंस्टॉल कैपेसिटी नहीं को खुद की आवश्यकताएं पूरी कर ले, और देशों से जो उसके एक्सपोर्ट रिलेशन है वो भी मेंटेन कर ले, और चाइना जो माल बढ़ा रहा है उस माल को भी बढ़ा करके पूर्ति अमेरिका को कर दे। ये इतनी बड़ी कैपेसिटी किसी भी देश के पास नहीं, और ना अमेरिका बना सकता है खुद। ये सारी बातें ये ट्रंप साहब को भी मालूम होनी चाहिए थी, होंगी भी शायद, लेकिन इन्होंने एक दुस्साहस कर डाला और उसके कारण खुद का नुकसान किया। $20 ट्रिलियन, $20 ट्रिलियन of the market capitalization of the USA he has lost। कितने लोगों का लॉस हुआ है, कितने लोगों को हानि पहुंचानी पड़ी है, कितने लोगों की पेंशन पेमेंट घटा है, कम हुआ है। ये सब बातें देखनी चाहिए थी। और अंत में हुआ ही, मैं हमेशा ये कहता था कि ये चलने वाली बात नहीं, तो 2-4 दिन में, 5 दिन में इसको घटा देंगे इसको। और ये जो 10% टैरिफ है ये भी हटानी पड़ेगी, चूंकि इससे भी अमेरिका चल नहीं सकता। ये कहना भी गलत है कि अमेरिका का जो नेट ट्रेड बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो माइनस में, ये कहना भी सर्वथा गलत है। बिल्कुल अनुपयुक्त मानता हूं मैं इसको। क्यों मानता हूं मैं कि ठीक है, जो गुड्स है उसमें तो अमेरिका डेफिशिट है, बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिशिट में है। लेकिन जो ये गूगल और ये माइक्रोसॉफ्ट और ये जो कंपनियां एमेजॉन, ये जो कंपनियां माल कमा रही हैं बाहर फॉरेन में बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज, ये तो गुड्स की कैटेगरी में नहीं आता है। इसको तो सीमाएं पार नहीं कर पाते, तो हवा में उड़ के आ जाता है। ये पैसा भी तो जा रहा है, इसको भी तो जोड़ो आप अपने एक्सपोर्ट में, तो ये हर सूरत में ज्यादा होगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड विल कम इनटू प्लस, फेवरेट हो जाएगा, पॉजिटिव साइड में आ जाएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसलिए ये जो भी कहानी थी सब आधी अधूरी थी, इनकम्प्लीट कैलकुलेशंस थे। एडवाइजर्स ने अपनी पद की लालसा में इनको गलत राय दी, या इन्होंने खुद गलत डिसीजन लिए जिद में आकर के। तो खैर, इसका फटाफट शेयर ज्यादा 10-15 दिन और चलेगा ये मामला ट्रंप साहब का। उसके बाद
द मैटर विल बी वेव्ड फॉर एवर। मैं जहां तक समझता हूँ छोटी मोटी छेड़खानी तो आदत में वो करते रहेंगे, कोई बात नहीं। तो खैर अब हमें तो कोई मतलब नहीं है, हमें तो हमारे काम से मतलब है। ट्रम्प साहब को भी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और एक घटना घटी है कश्मीर में, जो पहलगांव के अंदर जो निर्दोष टूरिस्ट जो थे, निहत्थे निर्दोष, उनको गोलियों से कुछ दुर्दांत आतंकवादियों ने, जो मानव नहीं हैं, दैत्य हैं, उन्होंने भून दिया है गोलियों से। मैं बहुत ज़्यादा आहत हूँ इससे। हालांकि मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। करने को तो करेगी, सरकार भी बहुत कर रही है। शाह साहब भी वहाँ पहुँच गए हैं, मोदी जी भी आ गए हैं, और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज के भी मोदी जी 11 बजे मीटिंग लेंगे। उसमें कुछ न कुछ तय किया जाएगा व्हाट टू डू ऑफ दिस प्रॉब्लम, व्हाट सॉल्यूशन शुड बी टेस्ट आउट फॉर दिस ऑफ दिस परमानेंट सॉल्यूशन क्या हो। तो कुछ न कुछ निर्णय होंगे। मोदी जी बहुत गंभीर हैं, उनके चेहरे से ही मालूम देता है, बहुत व्यथित भी हैं, वो दुखी भी हैं। तो मैं उन सब दिवंगत आत्माओं को, दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और उनके परिवारों के प्रति मैं ये संवेदना व्यक्त करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको इस भारी दुख को सहन करने की क्षमता प्रदान करे और मृत आत्माओं को शांति प्रदान करे। थैंक यू वेरी मच। ये है, अब चलते हैं हम। अमेरिका की बात हो गई और ये श्रद्धांजलि भी अर्पित कर दी है, और अब तीसरी बात पर हम आते हैं। तीसरी बात ये है, मेरे दर्शकों को भी नमस्कार कर देता हूँ। बहुत दिन हो गए नमस्कार किए, कि बहुत से दर्शक मुझे नमस्कार करते हैं, एक बारी जो कहते हैं चाचा राम राम। तो ठीक है, मैं भी आज सबको सामूहिक रूप से नमस्कार कर देता हूँ। भूल जाते हैं ना काम के सिलसिले में। अब आता है सवाल, ये उठता है कि वो कौन सी कंपनी है जो आने वाले 2 सालों में सोना बरसाएगी भारी भरकम। ये भारत की 2-4 कंपनियों में से, या इस डिकेड की सबसे महत्वपूर्ण कंपनी साबित होगी। एक तो एप्पल साबित हुआ था, जिसने रेगुलर ग्रोथ दी और दे रहा है अभी भी, और एक इंडिया मार्ट इंटरमैश हुआ था साबित, वो भी शानदार साबित हुई, हाई रिवार्ड दिए हैं उसने। और कुछ केमिकल सेक्टर में, जैसे दीपक नाइट्रेट हुआ था कोरोना काल में, और ये गुजरात फ्लोरो हुआ था, नवीन फ्लोरिन हुआ था, और एसआरएफ हुआ था। ये इस तरह की कुछ कंपनियां थी जिन्होंने सोना बरसाया था, लोगों को मालूम माल किया। उसी प्रकार से अब बारी है कुछ दूसरी कंपनियों की। आपको पता है कि मैं ग्रीन एनर्जी सेक्टर के प्रति बहुत बड़ा लगाव है मेरा, और लगाव इसलिए नहीं कि मेरी कोई रिश्तेदारी है, ऐसा कुछ नहीं। आई रेस्पेक्ट दी मेरिट्स, आई रेस्पेक्ट दी फंडामेंटल्स। मैं फंडामेंटल्स के ऊपर जोर देता हूं हमेशा। मैं केवल उन्हीं कंपनियों के ऊपर चर्चा करता हूं जो आज तक 150-200 कंपनी पर मैंने चर्चा की है, जिनका फंडामेंटल बेस बहुत स्ट्रांग है। तो अब सवाल यह है कि ग्रीन एनर्जी के 2 पार्ट करने हों। सबसे पहला हिस्सा है सोलर पावर जनरेशन, और एक है विंड पावर जनरेशन। तो विंड पावर जनरेशन पहले तो था मोदी सरकार के बनने से पहले, लेकिन मोदी सरकार ने ज्यादा जोर सोलर पे दिया। पूरा विश्व जो है सोलर पावर पे जोर दे रहा है। तो मैं इसमें एक ही बात कहूंगा कि सोलर पावर लगने के बाद सोलर पावर तो रिटर्न देगी, क्योंकि उसमें कोई रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं है। एक दफा जो कैपिटल कॉस्ट आनी थी वाली, कोई मैन पावर की आवश्यकता नहीं। उससे पहले जो कंपनियां कमाएंगी, उन कंपनियों में कौन सी कंपनियां हैं जो सोलर पैनल बनाती हैं। सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर विल बी द बिगेस्ट क्रिएटर ऑफ वेल्थ in the forthcoming time. They have started generating wealth. तो अब वो कौन सी कंपनी है? वो वारी एनर्जी है। WAAREE वारी ENERGIAS वारी एनर्जीज।
वारी एनर्जी आज की तारीख में भारत की सबसे बड़ी सोलर पावर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसकी प्रेजेंट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 13,500 मेगावाट की है और 5600 मेगावाट के उसने सोलर पीवी सेल्स का प्लांट भी चिखली गुजरात में लगा दिया है। यही नहीं, उड़ीसा में प्रोजेक्ट लगा रहे हैं 6,500 मेगावाट का, और अमेरिका के अंदर 6,500 मेगावाट का प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है, जिसमें फेजेस के अंदर प्रोडक्शन शुरू करते चले जा रहे हैं। तो मैनेजमेंट अभी अभी आया था सुबह भी टीवी पर, अभी उनकी कॉनकॉल नहीं आई है, मैं देखूंगा कॉनकॉल को, लेकिन उसके बिना भी मैनेजमेंट आया था टीवी पे सुबह, जो एमडी है मतलब सीएमडी है उसके, तो वो ये कह रहे थे कि चालू वित्त वर्ष के दौरान हम हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को 27,000 मेगावाट तक ले जाएंगे, यानी द प्रेजेंट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी विल बी मोर देन डबल्ड इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। और कंपनी यहीं तक सीमित नहीं है, इसके आगे भी कुछ काम करने जा रही है। इसके आगे ये काम है कि ये एक तो ग्रीन हाइड्रो का प्रोजेक्ट लगाएंगे और उससे पहले एक इलेक्ट्रोलाइट्स का प्रोजेक्ट लगाएंगे। इलेक्ट्रोलाइट इज ए रॉ मटेरियल फॉर ग्रीन हाइड्रो। ये दोनों प्लांट लगाएंगे। इनको लेटर ऑफ इंटेंट मिल चुका है भारत सरकार से ग्रीन हाइड्रो की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, एंड दैट विल बी ए वेरी बिग प्लांट कॉस्टिंग 40,000 करोड़ रुपीज। तो दिस इज ए हाई फ्लाइंग मैनेजमेंट having successful track record, diversifying in the high wealth growing areas। मैं मैनेजमेंट का कोई चलमची नहीं हूं भैया, मतलब मेरे को कोई ये मत मानना, मेरे पास भी है वाली एनर्जी और क्वांटिटी में मेरे पास। आई एम गिविंग दिस डिस्क्लोजर। मेरी राय गलत भी हो सकती है, ये मत कह देना कि आपने सब बायस होकर के राय दे दी। हालांकि गलत नहीं दूंगा, मैं गलत क्यों दूंगा, और मुझे कोई बेचने नहीं है, ना कोई, अगर पैसा होगा तो मैं खरीद बेचक लूंगा, बाकी मुझे कोई बेचने बाचने नहीं शेयर। मैं 2-3 साल तक तो कोई बेचने का नाम नहीं लूंगा इसमें। मैं इस तरह के काम नहीं करता हूँ, ट्रेडिंग टाइप और ये जो है उचक बिलाव टाइप काम मैं नहीं करता हूँ। मैं आई एम ए रेगुलर परमानेंट इन्वेस्टर फॉर लॉन्ग एंड मिड टर्म। तो दैट्स ऑल। अब सवाल ये है, इस कंपनी के पास 45,000 करोड़ के ऑर्डर्स आज भी मौजूद है, जिनको 2 से 3 साल में पूरा करना है। दूसरी बात है, कैश एंड कैरी ऑर्डर्स और आते हैं, जो हाथों हाथ छोटे छोटे ऑर्डर आते हैं ना, 50 मेगावाट, 25 मेगावाट, 20 मेगावाट दे दो साहब, कोई फैक्ट्री पे लगा रहा है, कोई छत पे लगा रहा है, ये ऑर्डर्स भी बहुत ज्यादा आते हैं। तो अगले साल इस क्वार्टर में कंपनी ने 2.16 गीगावाट का प्रोडक्शन किया है सोलर पैनल्स का। ये तो अपनी इनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटीज का अगर आप एनालाइज बेसिस पे भी लगाते हैं तो 9 मेगावाट हो गया, ये 9,000 मेगावाट हो गया। दिस इज हार्डली 65% ऑफ द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, और करंट ईयर में कैपेसिटी बढ़ाएंगे तो अगले साल का जो सेल, जो इस साल 16,000 करोड़ रुपए है, ये नेक्स्ट ईयर द सेल विल बिकम 30,000। जो कैलकुलेशन आते हैं मोस्ट कंजर्वेटिव बेसिस पर 28,000 आ जाए, 30,000 आ जाए, 32,000 आ जाए, इस तरह से एस्टिमेट्स हैं ये सब, ये कोई कंफर्म नहीं है। अनदर थिंग आई टेल यू कि मैनेजमेंट ने ये कहा कि अगले साल हमारा ईबिटा, जो इस साल 3,200 करोड़ का ईबिटा आया है, अगले साल हमारा ईबिटा 5,500 से 6,000 करोड़ के बीच में आएगा। ये बहुत बड़ी बात है। इट इज बिग डिस्क्लोजर। इट इज ए मतलब है, ये समझो कि फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट मैनेजमेंट वैसे नहीं देता है, वरना मैनेजमेंट फंस जाएगा। इनको साफ दिखाई दे रहा है, जब ही ये ऐसा स्टेटमेंट देते हैं मैनेजमेंट फंस जाए ना सेबी के चक्कर में। तो ऐसी सूरत में मैं जहां तक समझता हूं, इस कंपनी में वेल्थ क्रिएशन की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। जब भी मैंने लगाया, मैंने बहुत भारी पैसा लगाया भाई इसमें, और परिणाम यह है कि पिछले एक सप्ताह में 28% तेजी आ चुकी है। ये पिछले एक सप्ताह में जो तेजी बताता हूं आपको कितनी आई है, एक सप्ताह में तेजी आई 26.42% की बढ़त आ चुकी है। तो ऐसी सूरत में ये सारा दे दिया। अब इसके फाइनेंशियल्स पे विचार कर लेते हैं।
मार्केट कैप इसका 81,157 करोड़ रुपए, करंट प्राइस 28,25 रुपए है। आज की सुबह की प्राइस है कोटेशन की। हाई लो 3734/1809 है। प्राइस अर्निंग रेशियो 43.4 है। बुक वैल्यू 330 रुपए है। डिविडेंड अभी तक कंपनी ने डिक्लेयर नहीं किया बिकॉज कंपनी इज कंजर्विंग द रिसोर्सेज टू फॉर फर्दर एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। ROC 35.1 है, ROE 27.6 है, फेस वैल्यू 10 रुपीज है। ये 10 रुपीज फेस वैल्यू एक प्लस पॉइंट है क्योंकि स्प्लिट होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। स्प्लिट होगा ही होगा। जब कंपनी का शेयर 3-4 हजार रुपए पे स्टैंड कर जाएगा तो स्प्लिट करेंगे उसको। अच्छा साहब, अब मार्च क्वार्टर की वर्किंग बताता हूँ। आप इसको कंपैरिजन करते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर करते हैं इसको। जो मार्च 24 में सेल थी 2936 करोड़ रुपए थी, इस क्वार्टर में 4000 करोड़ रुपए की सेल आई। और दिसंबर एंडिंग 24 में जो क्वार्टर सेल थी 3457 करोड़ थी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14% था जो अब बढ़ के 23% हो गया है। दिसंबर एंडिंग क्वार्टर में 21% था, यानी मार्जिन इज गोइंग अप। जैसे जैसे स्केल ऑफ ऑपरेशन बढ़ेगी, कैपिटलाइजेशन बढ़ेगा, वैसे वैसे मार्जिन ज्यादा जाएंगे। मार्जिन कम इसलिए नहीं आ सकते बिकॉज कंपनी इज हैविंग ए प्राइसिंग पावर ड्यू टू डिमांड फैक्टर। डिमांड इज ग्रोइंग हाई फ्लाई। रिलायंस आ जाएगा इसमें तो भी इसकी गिरेगी नहीं, मतलब मार्जिन, क्योंकि डिमांड इतनी ज्यादा है, रिलायंस भी खप जाएगा। और नॉट ओनली इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड मार्केट में डिमांड है इसकी। चाइना टक्कर लेगा, चाइना से टक्कर है, लेकिन इंडियन कंपनीज भी कोई कम कैपेबल नहीं। अच्छा सर, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट था 475 करोड़ का था उसमें मार्च 24 में, जो इस क्वार्टर में बढ़कर के 644 करोड़ रुपए हो गया। 35% ग्रोथ। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 27% ग्रोथ आई है और ईयर ऑन ईयर 35.57% ग्रोथ आई है। खरी खरी एकदम, कोई मैनिपुलेशन नहीं, कोई एक्स्ट्रा आइटम नहीं, कुछ नहीं। अब प्रॉफिट एंड लॉस की बात बताते हैं। सन FY 24 में सेल थी 11,398, इस क्वार्टर में 14,444 करोड़ पाई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14% था जो अभी 19% हो गया। पिछले क्वार्टर्स में कम रहा ना, इसलिए 19 आ रहा है इसमें, लेकिन ये मार्जिन ज्यादा है, 23% है लेटेस्ट क्वार्टर का। नेट प्रॉफिट 1274 करोड़ था जो 1928 करोड़ रुपए है। EPS 62.76 थी जो अब 65 रुपए आई है। EPS क्यों कम बढ़ी है मैं आपको बताऊं कि ये IPO लेके आए थे तो पहले इक्विटी कम थी, इसलिए कम प्रॉफिट पे भी ज्यादा आ गई EPS, और अब इक्विटी बढ़ी हुई है तो बढ़ी हुई इक्विटी पे भी बढ़ी हुई EPS आई, हालांकि कम बढ़ी है। आप तो नेट प्रॉफिट को देखिए कि देयर इज ए ग्रोथ ऑफ 40% इन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी ईयर ऑन ईयर। अच्छा, अब बैलेंस शीट की बात बताता हूं। इक्विटी 287 करोड़ रुपए है और रिजर्व जो है कंपनी के 9,192 करोड़ रुपए है। बोरोविंग 1,199 करोड़ रुपए। बोरोविंग कोई खास नहीं, कंपनी के पास इतना ज्यादा कैश जनरेशन होगा कि उसको उधार लेने की जरूरत ही नहीं। इतनी बड़ी कंपनी, इतने बड़े प्लांट और इतना बड़ा एक्सपांशन है, उसके बावजूद कंपनी इज हैविंग ए मीगर क्वांटम ऑफ टैक्स। अदर लाइबिलिटीज 9,069 करोड़ रुपए है। अदर एसेट 13,748 करोड़ रुपए है। अब होल्डिंग्स की बात यह है कि प्रमोटर के पास 46.37% होल्डिंग है। FFIs के पास 0.7 है, ये घटी है। और ये इसलिए घटी है कि मंदी का टाइम था, FI तोड़ने के मूड में थे इसको, और DI ने भी घटाई है, 2.46% रह गई, थोड़ी थोड़ी घटाई है, ज्यादा थी इनके पास में, तो उन्होंने इस इरादे से घटाई। मैं जहां तक समझता हूं, यह हो सकता है मेरे विचार गलत हो, इस हिसाब से घटाई है कि हम इस शेयर को तोड़ के ले लेंगे। और उन्होंने तोड़ा भी इसको, 2,000 रुपये तक आया, लेकिन उनके इरादे मेटेरियलाइज नहीं हो पाए। और पब्लिक ने बढ़ाई, 32.53% पब्लिक हैज इंक्रीज दी होल्डिंग। और एक 5 स्टार इन्वेस्टर है मिस्टर मधु केला साहब, उन्होंने इसमें अपनी स्टेक बढ़ाया है, होल्डिंग बढ़ाई है इसमें। तो दैट्स ऑल दोस्तों, ये मैं जहां तक समझता हूं इसके ऊपर चर्चा काफी विस्तृत कर चुके हैं हम, और चर्चा इतनी रहने देते हैं। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।